एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे यूजीसी एनटीए नेट सन 2019 दिसंबर के प्रश्न पत्र पर। इससे पहले हमने 2020 में हुए नवंबर के दोनों प्रश्न पत्रों पर विचार कर लिया है। उम्मीद है कि आप सभी उसे ध्यान से देख रहे होंगे और अपनी तैयारी में और धार दे रहे होंगे। तो चलते हैं सीधे हम प्रश्न पर बात करते हैं कि सन 2019 के दिसंबर सेशन में किस तरीके से सवाल पूछे गए थे। पहला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही जवाब है शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद शिव प्रसाद का उपनाम है। तो इस तरीके से जब भी पूछा भी जाए परीक्षाओं में सितारे हिंद से संबंधित कौन है, तो शिव प्रसाद का नाम आना चाहिए। और साहित्य में एक और व्यक्ति हैं, कई बार जल्दीबाजी में शिव प्रसाद सिंह बोल दिया जाता है शिव प्रसाद सितारे हिंद को। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, खासतौर से इंटरव्यू के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण बात मैंने बताई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन दिया गया है कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही। तो इसमें पश्चिमी हिंदी की जो बोली है नहीं है, सही जवाब है मगही। मगही बिहारी हिंदी से संबंधित बोली है। अगला प्रश्न है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन दिया गया है हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की। सही जवाब है फारसी भाषा का शब्द है सिफारिश। अगला प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है विकृत अव्यय, कारक, संबंध सूचक, क्रिया विशेषण। तो इनमें से हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका कारक। कारक जब हिंदी व्याकरण से संबंधित मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों का जब वाक्य के साथ या दूसरे शब्दों के साथ संबंध बतलाया जाता है तो वो कारक कहलाता है। ठीक है ना? जैसे राम ने रावण को मारा, या फिर अन्य जो भी उदाहरण दिए जाते हैं वो सब संज्ञा और सर्वनाम के साथ जब वाक्य या शब्द को जोड़ा जाता है तो वहाँ पर कारक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जब हम 2020 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे तो उसमें वाक्य से संबंधित कम सवाल आ रहे थे, लेकिन 2019 में वाक्य से संबंधित कुछ सवाल आ रहे हैं। और यही होता है कि पेपर कई बार कठिन से प्रतीत होने लगते हैं जब किसी एक ही का खंड से ज़्यादातर सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्न था कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। साधारण वाक्य, उद्देश्यवर्धक वाक्य। तो इसका सही जवाब है मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348। तो इसका जो सही जवाब है अनुच्छेद 348 के तहत ये प्रावधान किया गया है। बाकी अनुच्छेद 343 के बारे में पिछले प्रश्न पत्र में हमने विस्तार से विचार किया था कि उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है। अगला प्रश्न है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में, नंदुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में इस बात को लिखा था। अगला प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें यानी कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल साकृत्यायन, माता प्रसाद गुप्त। तो इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। जब मैंने रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास पर एक विस्तृत लेक्चर सीरीज चलाया था तो उसमें आप
लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने जितनी बातें 3-4 पेज में ही कही हैं कबीर के बारे में, वो सब इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, ज्योतिष संबंधी, साहित्यिक संबंधी या फिर धार्मिक है? किस प्रकार का है? सही जवाब है व्याकरण संबंधी ये ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। सही जवाब है केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? कामिल बुल्के, जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम जोन्स, विलियम कैरी। ठीक है, तो किस विद्वान ने इस बात को कहा था? सही जवाब है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? ऑप्शन दिया गया है गिलक्रिस्ट, पिनकार्ट, विलियम जोन्स, ग्रियर्सन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट, आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ था कोलकाता में, और उसके जो प्रिंसिपल थे गिलक्रिस्ट से, और इसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? कई बार यह सवाल पूछा जाता है। समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया। ऑप्शन दिया गया है नेमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है भगवत शरण उपाध्याय ने एक समीक्षात्मक लेख लिखा था उर्वशी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना पर, उसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। बाद में अन्य आलोचकों ने लिखा जिसमें कि मुक्तिबोध इत्यादि का भी नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है एक कविता से संबंधित है, जही पंखी के नियर होई कहें बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्ति में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? ठीक है, तो इस पंक्ति के आधार पे जो ऑप्शन दिया गया है, लिखा गया है कि इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है, कवि वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा नापने में प्रवृत्त है, इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है, इसमें संतरास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। तो इसका जो सही जवाब है इसमें कि इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। एक बार फिर से हम पंक्ति को पढ़ लेते हैं कि जेहि पंख के नियर होई कहें विरह कई बात, सोई पंख जाई जरी तरीवर होई निपात। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर दिया गया था कि इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। अगला प्रश्न है, मैं कहता इसी से मिलता जुलता सन 2020 में भी प्रश्न आया हुआ था, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा गया था। इसमें नीचे वाली पंक्ति के आधार पर ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। काव्य पंक्ति का आशय क्या है? ऑप्शन दिया गया है प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है, स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो इसका जो सही जवाब है चौथा ऑप्शन सही होगा, स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए मैं भी बार बार कहता हूँ कि किताबों को खूब पढ़िए, लेकिन अपने अनुभव को से जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसका भी उपयोग अपनी परीक्षाओं के समय में कीजिए। अगला प्रश्न है, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? ऑप्शन दिया गया है कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है कि दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन में मन तुमसे रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में जो वर्णन किया गया है
साकेत लगभग सभी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रमों में लगा रहता है, खासतौर से जो उसका 9वां सर्ग है। ठीक है, तो इसका सही जवाब था साकेत। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती से संबंधित। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं, वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं, वे मिथकी संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के क्या हैं, विरोधी कवि हैं। ये क्या है, गलत है। समझ रहे हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, तो इस तरीके से ये जो बात है कि वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी हैं, गलत है। और बाकी जितनी बातें क्या हैं, सही हैं, कि वे व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर हैं, वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं, वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। जिसमें कि अंधायुग का नाम आपने सुना होगा और उसके बारे में आपने अध्ययन भी किया होगा। अगला जो प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है अरण्य, जंगल, बाजार, शमशान। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, जो अंतिम दृश्य है वो क्या है, शमशान का दृश्य है। अगला प्रश्न है, कोटेशन दिया गया है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है, मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, मल्लिका के प्रति, मल्लिका का स्वगत, मल्लिका का अंबिका के प्रति, मल्लिका का कालिदास के प्रति। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, मल्लिका का अंबिका के प्रति। आप जानते हैं कि ये जो कोटेशन लिया गया है आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया है, मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। तो उसमें मल्लिका का अंबिका के प्रति यह कथन कहा गया है। ठीक है, ये जो संवाद है। अगला प्रश्न है, कोटेशन से संबंधित है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। यह प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चंद्रगुप्त नाटक से इसको लिया गया है। पात्रों का नाम दिया गया है वररुचि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, राक्षस। तो इसका जो सही जवाब है चाणक्य। अगला प्रश्न है, सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? ऑप्शन दिया गया है, देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, निस्सहाय हिंदू। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है देवरानी जेठानी की कहानी सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की है उसमें। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। महाभोज, अंधेरे बंद कमरे, आपका बंटी, शेखर एक जीवनी। सही जवाब है आपका बंटी। और जब हम पिछले पेपर को हल कर रहे थे यानी कि 2020 के, तो उसमें भी आपका बंटी से संबंधित ढेर सारे प्रश्न पूछे गए थे। बस प्रश्नों को पूछने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जा रहा है, बाकी जो आंसर है तुरंत आप उसको पकड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? और निबंधों का नाम दिया गया है, रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। तो इसमें नहीं है सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, और बाकी जितने भी नाम दिए गए हैं सारे रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नए इम्प्रोवाइज करके प्रश्नों को पूछने की कोशिश की जा रही है। अगला प्रश्न है कि कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? ऑप्शन दिया गया है, मलयज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव, प्रभाकर क्षत्रिय। तो इसका जो सही जवाब है परमानंद श्रीवास्तव। कवि कर्म और काव्य भाषा के रचनाकार हैं, आलोचक हैं परमानंद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? ये तो इतना बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि आप सभी को याद हो गया होगा। सही जवाब है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगला प्रश्न है, अफ्रीका में
घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन दिया गया है, पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट, तीसरी सत्ता। तो एक तरीके से जितने भी उपन्यास हैं सब गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं। तो सही जवाब है पहला गिरमिटिया, जिसमें कि गांधी को भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि गांधी से संबंधित जो उपन्यास है कौन सा है, पहला गिरमिटिया का नाम उसमें आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगरबधु। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। बाकी जितने भी उपन्यास हैं सब जुड़े हुए हैं उससे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? ऑप्शन दिया गया है, चीफ की दावत, वापसी, दोपहर का भोजन, बूढ़ी काकी। सही जवाब है वापसी, जो कि उषा प्रियंवदा द्वारा लिखी कहानी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लगभग सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इस कहानी को भी पढ़ने का मौका मिलता है विद्यार्थियों को। अगला प्रश्न है, शब्द की जिस शक्ति से उसके संकेतित अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? ऑप्शन दिया गया है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शुद्धा लक्षणा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है अभिधा। और शब्द शक्तियों से संबंधित भी मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में उसको जरूर। सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? अब सात्विक भाव जिनकी संख्या कुल 8 मानी जाती है, ठीक है, तो उनमें कौन सा सही है समूह, उसके बारे में पूछा जा रहा है प्रश्न। तो इसका जो सही जवाब अभी मैं विकल्प पढ़ दे रहा हूँ, श्वेत, रति, वैपथु, वैमर्ण, प्रलय। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है स्तंभ, रोमांच, निर्वेद, स्वरभंग, व्रीड़ा। तीसरा है वेपथ, वैवर्ण, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। चौथा है व्रीड़ा, वेपथ, वैवर्ण, स्वेद, असूया। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वेपथ, वैवर्ण, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जितने भी आचार्यों द्वारा जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको एकदम से क्लियर करके रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना गया है? ऑप्शन दिया गया है, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, राजशेखर, मम्मट। तो सही जवाब है इसका मम्मट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके? ऑप्शन दिया गया है, राजशेखर, भामा, दंडी, आनंदवर्धन। प्रश्न था कि कवि के भार को का अंग न बन सके, किसने इस बात को कहा है? तो इसका जो सही जवाब है भामा ने इसको कहा है। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? ऑप्शन दिया गया है, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन करें। ऑप्शन नंबर 2, जिसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो। 3, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। ऑप्शन नंबर 4, जहाँ अर्थ की सत्ता गौण और शब्द की सत्ता प्रधान हो। अब इसमें किसको आनंदवर्धन ने ध्वनि काव्य कहा है? तो इसका जो सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर 3 है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। तो अगला प्रश्न है, नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? मनोविश्लेषणवाद, उत्तराधुनिकतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद। तो इसका सही जवाब है अस्तित्ववाद। नीत्शे अस्तित्ववादी विचारक था। अगला प्रश्न है, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? ऑप्शन दिया गया है, मैथ्यू अर्नाल्ड, क्रोचे, लोनजाइनस, इलियट। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है क्रोचे ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है और इनका जो सिद्धांत है उसको अभिव्यंजनावाद भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे विलायती वक्र
काव्य रचना किस प्रकार करता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर, देवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा, अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। प्लेटो से संबंधित भी वीडियोज आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है। ऑप्शन दिया गया है 1965, 1977, 1982, 1972। सही जवाब है 1977 में रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण से संबंधित पुस्तक को लिखा था। अगला प्रश्न है अस्मितामूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया है। ऑप्शन दिया गया है वर्तमान साहित्य, वागर्थ, हंस, दस्तावेज। तो सही जवाब है हंस पत्रिका, जिसके संपादक राजेंद्र यादव थे। उन्होंने इसका पुनर्प्रकाशन किया था नई दिल्ली से, और जितने भी अस्मितावादी विमर्श थे खासतौर से दलित और स्त्री दोनों को उन्होंने अपने पत्रिका के केंद्र में रखा। ठीक है, अगला प्रश्न है पीछे लागा जाय था लोकवेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला। परम तत्व से दूर था। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिमान का मार्ग प्रशस्त किया। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कबीर क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन, थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न है, ऑप्शन नीचे दिया गया है कि इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है आपका पहला है कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, ये सही है। और दूसरा जो इसका ऑप्शन है कि सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया, यानी कि ए और सी इसका सही जवाब है। और बाकी जो भी ऑप्शन है वो सब इस पंक्ति से नहीं मेल खा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न यहाँ पर आ रहा है तो टाइम भी लगेगा, तो आप सब ध्यान से इसको सुनिए, क्योंकि अब पैटर्न धीरे धीरे बदल गया है तो समझने की ज़रूरत है। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा कहे गए सही विकल्प चुनिए। तो अब इसमें से सही विकल्प कौन सा है उसको हमें बताना है। तो तुलसीदास ने जो बात कही थी उत्तरकांड में, एक तो पहला था कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहेंगे। आमतौर पर आप कलयुग को लेकर अपने आसपास के लोगों के मुंह से भी सुनते होंगे कि ये बड़ा ज़माना ख़राब है, कलयुग का समय है। तो आप आज जान जाएंगे कि क्यों इस तरीके की बातें वो कहा करते हैं। तुलसीदास ने लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। तीसरा है कि पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। ये जो दोनों ऑप्शन है, मतलब कि ए और सी इसका सही जवाब होगा। उत्तरकांड में ये सब बातें तुलसीदास ने लिखी हैं। अगला प्रश्न है भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक, ऑप्शन दिया गया है भारत भारती की रचना मुसद्दसे मद्दो जज्रे इस्लाम की प्रेरणा से हुई। दूसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही। तीसरा है गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। चौथा ऑप्शन है इसमें आद्यांत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। अब इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका आ रहा है भारत भारती के संबंध में कि इसकी जो रचना हुई है मुसद्दे मद्दो जज्रे इस्लाम की प्रेरणा से हुई, बात सही है। और जो सी ऑप्शन है कि गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। ये दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ए और सी, जो विकल्प में आपको दिया हुआ है ए और सी यहाँ पर। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्नों को की जो प्रकृति है थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो
तो इसलिए समय लग रहा है बताने में। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय है। ठीक, और ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। क्या आशय है इसका? कि सूर्यास्त हो गया था, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थीं, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थीं। और नीचे विकल्प दिया गया है, उन विकल्प के आधार पर हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है कि आसमान में लालिमा फैलने लगी थी और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थीं। इस पंक्ति को अगर पढ़ेंगे आप तो, कि दिवस का अवसान समीप था, गगन की प्रभा। ठीक, तो पेड़ों पर क्या है, जो चहचहा रहे हैं, फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें धीरे धीरे विराजमान हो रही हैं। ये इस प्रश्न में कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन दिया गया, शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं, उर्वशी मानवी है, उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है, पुरुरवा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। और इसमें पूछा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए, और विकल्प इसमें दिए गए हैं ए बी सी डी इस तरीके से करके। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ए और सी, यानी कि शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं, उर्वशी। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की हैं? ऑप्शन ए है, अंधेरे में कविता की मूल समस्या यह है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादाद में कैसे स्थापित करें। बी, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। सी, मुक्तिबोध के काव्य संसार की पटभूमि असंदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायत चालाक होने के कारण बेहद आतताई है। ऑप्शन डी है, मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादाद स्थापित करना। और इसमें भी ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी करके। तो इसका जो सही जवाब है, रामविलास शर्मा की जो टिप्पणियाँ हैं उसमें पहला ऑप्शन है कि अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादाद में कैसे स्थापित करें। और डी ऑप्शन है, मुक्तिबोध की समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादाद में स्थापित करना, यानी कि ए और डी जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, कीने हूँ कोरिक जतन अब कई काढ़े कौन, भो मनमोहन रूप मिली पानी में कौ लौन। इस द्वय के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन दिया गया है, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है, कृष्ण की रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है, कोरिक का अर्थ है कचोटना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए, और विकल्पों में बी और सी, ए और डी, ए और सी, ए और बी इस तरीके से दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन को देख लेते हैं। उस पंक्ति के अनुसार है कि इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है, ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि मुक्तिबोध के अनुसार कौन सा सही कथन है। तो मुक्तिबोध ने जो बात कही थी कि ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, ये सही है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है, यानी कि इसका जो सही जवाब है वो होगा ए और बी, जो ऑप्शन दिया गया है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन रामविलास शर्मा के हैं? रामविलास शर्मा को केंद्र में रखकर इस बार इस प्रश्न पत्र में कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला है, साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है, वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता,
अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। अब हमें बताना है कि इसमें रामविलास शर्मा के कौन से कथन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है कि ए और सी, ए और बी और सी, बी और डी। तो इसका जो सही जवाब है वह है रामविलास शर्मा ने जो पहला कोटेशन है इसको कहा है, और जो तीसरा कोटेशन है इसको कहा है, यानी कि ए और सी इसका सही जवाब होगा। तो दोनों विकल्पों को मैं जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ। साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की किया जा सकता। तो देखिए ये तो विकल्प के तौर पर पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी वन लाइनर के रूप में भी ये प्रश्न पूछे जाएं, तो आप इसको तुरंत बता दें कि रामविलास शर्मा का ये कोटेशन है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन दिया गया है, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, सिद्धों की बानियाँ संकेतित नहीं हैं। तो अब इसमें विकल्प हमें सही चुनना है, और उन विकल्पों में ए और सी, ए और बी और सी और डी इस तरीके से दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है, रामचंद्र शुक्ल का सही कथन है, पहला है कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, और जो दूसरा इसमें सही ऑप्शन है वो है कि सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, ये जो सी ऑप्शन सही है, इसीलिए उन्होंने इसको सांप्रदायिक कहकर अलग करने की भी बात कही है। तो इसका जो सही जवाब था ए और सी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी योगिन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं, समाज सुधार, गीति काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता, इतिवृत्तात्मकता। तो इसमें आप देखिए इतिवृत्तात्मकता सबसे पहले प्रवृत्ति के रूप में आ जाएगी। ठीक, तो हम देख लेते हैं इसका जो सही जवाब है, पहला तो है समाज सुधार और दूसरा है इतिवृत्ति। कि निम्नलिखित में से गीति नाट्य है। ऑप्शन दिया गया है अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग, त्रिशंकु, और नीचे विकल्प दिए गए हैं कि बी और सी और ए और बी, ए और डी, ए और सी, कौन इसमें सही है। तो इसका जो सही जवाब है गीति नाट्य है, अग्निलीक और उन्मुक्त, यानी कि जो ए और बी ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें जो पहला बल्कि दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के कितने प्रकार हैं। अर्थ प्रकृति, ठीक, यत्न, विमर्श, बिंदु, बीज, तो कितने प्रकार इसमें विकल्प में शामिल हैं उसको हमें बताना है। तो इसका जो विकल्प दिया गया है ए और बी और सी और डी, ए और सी, तो इसका जो सही जवाब है वह है सी और डी इसमें सही है, यानी कि बिंदु और बीज ये अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है। भीष्म साहनी का जो तमस उपन्यास है किन मुख्य बिंदुओं पर है। ऑप्शन दिया गया है विभाजन की त्रासदी, सामाजिक विषमता, स्त्री विमर्श, सांप्रदायिक विद्वेष। ठीक, तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए, पहले तो विभाजन की त्रासदी है ही। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है ए और डी, यानी कि विकल्प में आप देखेंगे ए और जो डी दिया गया है वो सही है, या इस तरीके से पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। ऑप्शन दिया गया है रियासत का दीवान, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प दिया गया है उन विकल्पों के आधार पे प्रश्न के अनुसार देशी रियासतों और राजाओं का चित्रण जो किया गया है, रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी, यानी कि ए और सी ऑप्शन जो है सही है। तो इस तरीके से इसका जो तीसरा विकल्प है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न देखिए बड़े बड़े पूछे जा रहे हैं इसलिए वक्त लग रहा है,
और उम्मीद है कि आप लोग अंत तक इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत हैं। हिंदी के यात्रा वृत्तांत कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया, याद हो कि न याद हो, अरे यायावर, रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक, जिनकी याद हमेशा रहेगी। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही यात्रा वृत्तांत हैं। और ऑप्शन में ए और बी, ए और डी, बी और सी इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो नाम आएगा आपका अरे यायावर, याद रहेगा, और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। ठीक, दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन दिया गया है, धरती धन न अपना, ठीकरे की मंगनी, कठगुलाब, यथा प्रस्तावित। ठीक, तो इसका जो सही विकल्प यहाँ पर है उसको हमें देखना है, ए और बी, ए और डी, सी और डी, बी और डी। जिसका जो सही जवाब है धरती धन न अपना एक है और दूसरा है यथा प्रस्तावित, जो कि दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? व्यंग्य रचनाओं के बारे में बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है, भूलने के विरुद्ध, जीप पर सवार इल्लियाँ, यहाँ पर झल्लियाँ होना चाहिए था, अपनी अपनी बीमारी, निषाद बांसुरी। तो सही जवाब इसमें होना चाहिए बी और सी। हम ऑप्शन देख लेते हैं, बी और सी ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। और दोनों रचनाएं जो हैं, एक उसमें शरद जोशी का है और एक हरिशंकर परसाई का। इससे पहले भी प्रश्न पूछे जा रहे थे, हरिशंकर परसाई और शरद जोशी से आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है? तितली, उर्वशी, चंपू, इरावती, झरना। तो काव्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो काव्य है कौन कौन से हैं, नीचे विकल्प दिया गया है, ए और बी और डी, सी और डी, बी और सी। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है बी और यहाँ से। ठीक है, तो देख रहे हैं कि आप एक ही रचनाकार के अलग अलग एंगल से प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। एक ही साथ कविता के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उपन्यास के भी प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है? प्रवासी की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, दिल्ली मेरा परदेश, ऋण जल धन जल। ठीक है, तो इसमें डायरी साहित्य के अंतर्गत कौन सी रचना आएगी उसको हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है पहला तो है प्रवासी की डायरी और दूसरा है दिल्ली मेरा परदेश, यानी कि ए और सी। तो हम विकल्प में देख लेते हैं ए और सी किस में दिया गया है, मतलब कि विकल्प नंबर 4 जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन सी उपन्यास नहीं है? विदेशी परिवेश पर आधारित कौन सी उपन्यास नहीं है? उपन्यासों का नाम दिया गया है, परिशिष्ट, चक्रव्यूह, वे दिन, सफ़र के साथी। ठीक है, तो बताना है हमें कि विदेशी ने, तो आप ये प्रश्न पुराना एक तरीके से आ गया है, 2020 में भी आया था। परिशिष्ट और चक्रव्यूह जो हैं ये विश्वविद्यालय जीवन पर आधारित हैं, विश्वविद्यालय परिसर पर। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए और बी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। देख रहे हैं कि 2019 में जो कुछ सवाल आए थे वो 2020 में भी घूम फिर कर आए हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? धर्मपरक, राजनीतिपरक, कलापरक, अर्थपरक। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है इसको माना गया है धर्मपरक और कलापरक के रूप में, यानी कि ए और सी इसका जवाब सही होगा। अगला प्रश्न है, बिंब के अनिवार्य तत्व हैं? बिंब के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं इसे हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है, विवरणात्मक, कल्पना, सपाट बयानी, इंद्रियता। ठीक, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा तत्व है। ऑप्शन दिया गया है बी और डी, बी और ए, डी और सी, ए और डी। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी और डी, यानी कि कल्पना और इंद्रियता, ये बिंब के मेन तत्व हैं। अगला प्रश्न है, कॉलरिज के अनुसार क्या है इसको बताना है हमें। कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है, कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है, कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है,
कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती है। एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि सन 2019 में पाश्चात्य काव्यशास्त्र से ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो कालरिज ने जो बात कही है कल्पना के संदर्भ में, उसमें सही है। कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है, और कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती है, यानी कि जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? विभावना, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, असंगति अलंकार। ठीक, तो इसमें सही विकल्प हमने चुनना है ए और डी, बी और डी, बी और सी, ए और सी। ठीक है, तो सादृश्य मूलक हैं व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि बी और सी जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से सवाल जो पूछे जा रहे हैं धीरे धीरे इनका पैटर्न चेंज हो गया है और